बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा सेशन है वो कंक्रीट टेक्नोलॉजी का लास्ट पार्ट है जिसे हम स्टार्ट करेंगे अभी। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो था वो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में, एक सेकंड, पता नहीं क्या हो गया इसे। अच्छा, ठीक है। तो अब देखें, कंक्रीट में हमने बिल्कुल फर्स्ट, अगर आप लोगों को याद हो डेफिनेशन, तो उसमें हमने पढ़ा था कि कंक्रीट मिल के बना होता है किस चीज़ से? फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट और इसके अलावा पानी और एडमिक्सचर से। ठीक है। अब तीन चीज़ें तो हमने कवर कर ली हैं। वो कौन से थे? एक तो फाइन हो गया था, वो भी हमने पढ़ लिया था, एग्रीगेट पढ़ लिए थे। ठीक है। इसके अलावा हमने सीमेंट खुद उसके बारे में पढ़ा था। अब बात आती है किन की? वाटर और एडमिक्सचर्स की। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पानी के बारे में, कि पानी भी तो इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है जो कंक्रीट में इस्तेमाल होता है। तो पानी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लीस्ट एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट है। ये सबको पता है कि भाई ये हर जगह अवेलेबल है। लेकिन हर जगह अवेलेबल है इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई भी पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पानी वैसे क्यों डालते हैं सीमेंट में? पानी इसलिए डालते हैं ताकि सीमेंट के अंदर हाइड्रेशन हो सके। ठीक है। यानी पानी क्या करता है? सीमेंट के साथ मिलता है, रिएक्शन करता है, और उसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ, जैसे कि मैंने पहले भी पढ़ाया था कि जब सीमेंट रिएक्शन करता है तो हमारे पास कुछ कंपाउंड्स बनते हैं, C3S, C2S, C3A, C4AF। तो ये चीज़ें बनती हैं, तभी सीमेंट क्या करता है? एक बॉन्ड बना लेता है, किनके साथ? एग्रीगेट्स के साथ। ठीक है। तो पानी मतलब मस्ट है फॉर द रिएक्शन, ठीक है, फॉर द हाइड्रेशन, फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सीमेंट। अगला टॉपिक है, अगला जो पॉइंट है इसका, कि जो पानी बच जाता है वो एज अ लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है किन के दरमियान? फाइन और कोर्स एग्रीगेट के दरमियान। ठीक है। जो क्या बनाता है? कंक्रीट को वर्केबल बना देता है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि जो पानी हम लोग मिक्सिंग और क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट में इस्तेमाल करते हैं वो डिलीटरस उसमें मटेरियल्स नहीं होने चाहिए। ठीक है। यानी नुकसानदेह मटेरियल्स उसमें नहीं होने चाहिए, जैसे वेजिटेबल, ये वेजिटेशंस हो गए, वेजिटेबल, या मतलब जो भी चीज़ें हैं इस तरह की। ठीक है। वो नहीं होने चाहिए, कीड़े मकोड़े, ये सारी चीज़ें। तो ये क्या करते हैं? ये असल में रिएक्शन को जो है ना थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, प्रोसेस को, क्योंकि ये सीमेंट के साथ फिर रिएक्शन करते हैं या फिर उस प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। फिर आखिर में लिखा है कि द पोर्टेबल वाटर इज़ जनरली कंसिडर्ड सेटिस्फैक्ट्री फॉर मिक्सिंग। जो पानी हमारे पास पीने का होता है वो हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है, किसके? कंक्रीट मिक्सिंग के लिए। यानी कि पानी का एक स्पेसिफिक पीएच होता है जो हम लोग जिसे इस्तेमाल करते हैं कंक्रीट के अंदर। अगर एसिडिक हो गया वो भी नुकसानदेह है, अगर बेसिक हो गया वो भी हमारे पास नुकसानदेह हो जाता है। ठीक है। अगला है कि अगर पानी कम हो कंक्रीट के अंदर तो वो क्या कर देता है? कंक्रीट को हार्श बना देता है, अनवर्केबल बना देता है। ठीक है। तो यानी ये पानी की एक खसूसियत है कि वो होना लाजमी है। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है कि अगर पानी, जाहिर सी बात है, कम भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा? ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन हो जाएगी। सेग्रीगेशन कहते हैं मतलब फाइन और कोर्स सेग्रीगेट का सीमेंट से अलग हो जाना। ठीक है। और ब्लीडिंग मतलब पानी का निकल जाना बहुत ज़्यादा। अच्छा, द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। स्ट्रेंथ और जो ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट है वो रिड्यूस हो जाता है किसकी वजह से? इम्प्योरिटीज़ अगर पानी के अंदर होंगी। इम्प्योरिटीज से मुराद क्या है? इसमें जो है ना आपके पास सॉलिड्स आ जाते हैं, हार्डनेस, इस तरह की दूसरी तीसरी सारी चीज़ें आ जाती हैं जो स्ट्रेंथ को कम कर देती हैं कंक्रीट की। ठीक है। फिर आता है कि द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स इन वाटर हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स होते हैं ये असल में वो चीज़ें हैं जो पानी के अंदर सख्तपन पैदा कर देते हैं, और ये क्या करते हैं? सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट को अफेक्ट करते हैं। यानी वैसे अगर सीमेंट 30 मिनट में सेट हो जाता है तो वैसे हो सकता है 45 मिनट में सेट हो या 1 घंटे में सेट हो। ठीक है। और हार्डन, अगर एक सीमेंट 10 घंटे में से हार्ड हो जाता है तो यहाँ पे फिर क्या होगा? 11-12 घंटे लेगा या शायद इससे भी ज़्यादा ले। तो इस वजह से जो पानी है वो बड़ा अहम किरदार अदा करता है सीमेंट और कंक्रीट के बनने में। अगला है कि द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन वाटर एक्सेलरेट्स सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। अच्छा, आप लोगों को याद हो जब सीमेंट हम लोग पढ़ रहे थे तो सीमेंट का एक टाइप था रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो उसमें जो है हम लोग 2% कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं, तभी ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट किस में कन्वर्ट हो जाता था? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में। अब जाहिर सी बात है पानी के अंदर भी ये मौजूद होता है कैल्शियम क्लोराइड। अगर ये पानी के अंदर मौजूद हुआ तो ये क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा सेटिंग टाइम को। यानी वैसे अगर 30 मिनट में सेट हो जाता है तो वैसे क्या होगा? ये
20 मिनट में सेट हो जाएगा, ठीक है, या 15 मिनट में जल्दी जल्दी सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो फिर हमारे लिए क्या है, एक नुकसानदेह है। द क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज रेस्ट्रिक्टेड टू 1.5% बाई वेट ऑफ सीमेंट। अब यहाँ पे 1.5% है, किसके लिए, जब पानी के अंदर मौजूद है, ठीक है। और अगर बात करें रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जब टर्म आएगा तब आपने याद रखना है, तब हम लोग इसके लिए 2% होना चाहिए, ठीक है। फर्दर चलते हैं आगे। अब पानी ख़त्म हो गया, पानी का जो टॉपिक था वो यहाँ पे एंड हो गया। अब कौन सा टॉपिक है हमारे पास, एक से, ठीक है। अब पानी पढ़ लिया हमने, तो पानी के बाद जो अगला टॉपिक है वो हमारा आता है एडमिक्सचर का, क्योंकि कंक्रीट में हम लोग एडमिक्सचर भी यूज़ करते हैं। अब एडमिक्सचर क्या चीज़ है, जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शंस होते हैं हमारे इर्द गिर्द, उनमें एडमिक्सचर इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे अगर आप देख लें बलूचिस्तान में जो कंस्ट्रक्शन होती है वो लो, मतलब आप कह सकते हैं कि छोटे पैमाने पे हो रहे होते हैं, ठीक है। लो तो नहीं कह सकते, छोटे पैमाने पर हो रहे होते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे एडमिक्सचर की इतनी खास ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, अगर आप एक मेगा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिस तरह कोई एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, या कुछ भी, मतलब एक बड़ा कोई स्कूल बन रहा है, या गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है, तब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एडमिक्सचर्स को यूज़ करते हैं। एडमिक्सचर्स क्या करते हैं, ये जो है प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस करते हैं कंक्रीट के, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज़ कभी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, कभी सेटिंग टाइम को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये एडमिक्सचर्स को हम लोग तब यूज़ करते हैं। फ़र्ज़ कर लें आप एक जो है ना, आप रैपिड हार्डनिंग सीमेंट लेने गए, वहाँ पे आपको मार्केट में नहीं मिलता है, तब आप क्या करेंगे, जाहिर सी बात है आप क्या करेंगे, आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन है कि आप एडमिक्सचर लेके आएँ, ठीक है। उसमें एक किस्म का एडमिक्सचर होता है एक्सेलरेटर, वो आप डाल दें ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में, आपका तब भी क्या हो जाएगा, टाइम बिल्कुल रैपिड हार्डनिंग की तरह सेट हो जाएगा। तो ये क्या होता है, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस करते हैं, ठीक है। तो इसका पहला डेफिनेशन है कि द एडमिक्सचर्स आर द मटेरियल्स अदर देन द बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट। ये बेसिक कौन से हैं हमारे पास, सीमेंट, वाटर एंड एग्रीगेट। इनके अलावा जो हमारे पास जो मटेरियल इस्तेमाल होगी उसे हम क्या कहते हैं, एडमिक्सचर कहेंगे। एंड आर एडिड टू द कंक्रीट मिक्स इमीडिएटली बिफोर आर ड्यूरिंग मिक्सिंग, ठीक है। तो इन्हें जो है हम लोग कंक्रीट जब बना रहे होते हैं उस वक्त डालते हैं, या कंक्रीट बनाने से पहले, यानी पानी मिक्स करने से पहले ही इसे मिक्स किया जाता है, ठीक है। अच्छा, एडमिक्सचर क्या करते हैं, एडमिक्सचर हमारे पास स्पेशल प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करते हैं कंक्रीट को फ्रेश या हार्डन्ड स्टेट में, ठीक है। द यूज़ ऑफ एडमिक्सचर शुड एक्सेलरेट द रेट ऑफ सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये क्या करते हैं, सेटिंग और हार्डनिंग ऑफ सीमेंट को इंक्रीज, एक्सेलरेट कर देते हैं, ठीक है, या डिक्रीज़ कर देते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ ऐसे भी एडमिक्सचर होते हैं जो क्या करते हैं, कंक्रीट को वाटर प्रूफ बनाते हैं, एसिड प्रूफ भी बनाते हैं, और आल्सो कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे पास ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट को भी कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये एडमिक्सचर की क्या है, कुछ खसूसियात हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के एडमिक्सचर मार्केट में आप लोगों को मिलेंगे, और ये सस्ते होते हैं, इतने महंगे नहीं होते, ठीक है। द एडमिक्सचर्स में भी ब्रॉडली क्लासिफाइड है, इसके भी फिर हमारे पास इकसाम होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस एक एडमिक्सचर है तो आप गए मार्केट में और एक ही लेके आ गए, इनके इसके बहुत सारे इकसाम होते हैं, ठीक है। एक होता है एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर, रिटार्डिंग एंड वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर। फ़र्ज़ कर लें आप क्या करते हैं कि आपकी सीमेंट है, आपने तैयार की है, उसके अंदर गलती से आपने पानी ज़्यादा डाल दिया, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, आप इतना, अगर आपने इतनी ज़्यादा बोरियाँ इस्तेमाल की हैं तो आप तो उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते हैं, तब आप क्या करते हैं, एक रिटार्डिंग या वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करता है, उस पानी को जज़ब कर लेता है और बिल्कुल सीमेंट को क्या बना देता है, वर्केबल बना देता है, और उसकी स्ट्रेंथ भी बराबर रहती है, ठीक है। एक्सेलरेटिंग, फ़र्ज़ कर लिया आप एक इलाके में और आप चाहते हैं कि भाई मैं जो है जल्दी जल्दी सीमेंट मेरा सेट हो जाए, और तब आप क्या करेंगे, तब आप एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर यूज़ करेंगे। वाटर प्रूफ बनाना हो, वाटर प्रूफ, और इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास एडमिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। अब आता है वाटर सीमेंट रेशो। अब वाटर सीमेंट रेशो क्या है, देखें, कभी भी सीमेंट जब हम लोग बनाते हैं ना कंक्रीट, तो उसमें हम अपनी मर्ज़ी से पानी नहीं डालते हैं, एक स्पेसिफिक रेशो होता है, उस रेशो के अकॉर्डिंग हम लोग जो है पानी डालते हैं, और तभी हमारे जो सीमेंट है या कंक्रीट है वो एक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ उसकी मिल रही होती है। अक्सर जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट होते हैं ना इलाके में, वो तो मिस्त्री अपने हिसाब से बना देता है, ठीक है, चल चल के बना लिया उसने, कुछ भी करके बना दिया। लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, जिस तरह कराची हो गया या लाहौर हो गया, वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे पहले से जो है कुछ प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे ये लोग जाते हैं और फिर कंक्रीट जो है वो बिल्कुल स्पेसिफिक रेशोज़ के अकॉर्डिंग वो लोग जो है उनको प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ पे जो है वो फिर डंपर्स में
भर के लेके जाते हैं और फिर कंक्रीट, उसी कंक्रीट के ज़रिए जो है उन स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो वाटर सीमेंट रेशियो है, इट इज़ द रेशियो ऑफ वाटर एंड सीमेंट। नाम से ही जा रहा है वाटर सीमेंट रेशियो, बाय वेट और बाय वॉल्यूम इन ए कंक्रीट मिक्स हम लोग ले रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, जो वाटर सीमेंट रेशियो है, यहाँ पे नाम तो वाटर और सीमेंट का है, लेकिन याद रखें वाटर सीमेंट रेशियो को हम लोग सिर्फ लीटर ऑफ वाटर में लेते हैं। ठीक है, लीटर ऑफ वाटर पर बैग ऑफ सीमेंट, 50 kg बैग के हिसाब से लेते हैं। ठीक है। आफ्टर कैरिंग आउट अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, अच्छा वाटर सीमेंट रेशियो का जो ये फार्मूला है, ये दिया था डफ इब्राहम ने। वो एक मतलब एक इंजीनियर ही कह सकते हैं था, जिसने एक रिलेशनशिप जो है बनाया और उसे नाम दिया वाटर सीमेंट रेशो ला का। याद रखें वाटर सीमेंट रेशो जितना ज़्यादा होगा स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर एक सीमेंट में लेता हूँ उसके अंदर मैं पानी ज़्यादा डाल दूँ तो क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। और अगर कम पानी डाल दूंगा तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, हमारे पास बढ़ती जाएगी। लेकिन कभी ऐसा है कि ज़ाहिर है मैं सिर्फ स्ट्रेंथ के पीछे नहीं भागूंगा, मैं क्या कहूँगा, मैं मुझे एक ऐसा कंक्रीट चाहिए होता है जिसके जो वर्केबल भी हो। तो याद रखें वाटर सीमेंट रेशो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वर्केबिलिटी के। यानी वाटर सीमेंट बढ़ेगा तो वर्केबिलिटी बढ़ेगी, और अगर वाटर सीमेंट रेशो बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ कम होगी, क्योंकि ये स्ट्रेंथ के इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है। दिस लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन द कंक्रीट इज ऑफ वर्केबल प्लास्टिसिटी। यानी कि जाहिर सी बात है, मैंने जैसे कि कहा कि कंक्रीट वर्केबल प्लास्टिक शेप में होगा या उसी हालत में होगा तभी ये वैलिड है, उसके बगैर वैलिड नहीं होता। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होली डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट मिक्स। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो कंक्रीट है उसकी स्ट्रेंथ किस चीज़ पे डिपेंड करता है, पानी के ऊपर। ठीक है। एंड इज क्विट इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट एंड एग्रीगेट। ये इंडिपेंडेंट है किसके, सीमेंट एंड एग्रीगेट्स की। ठीक है। यानी कि जो कंक्रीट आप बना रहे होते हैं उसमें आपके सीमेंट और एग्रीगेट से आपकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती और कम होती है किससे, पानी से। पानी ज़्यादा डालेंगे स्ट्रेंथ कम होगी, पानी कम डालेंगे स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है। अच्छा, द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वाटर सीमेंट रेशियो। जैसे कि मैंने पहले बताया, जो पानी बढ़ता जाएगा स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है। इन अदर वर्ड्स द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिक्रीजेज एज द वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीजेज। ठीक है। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और CNW के पेपर में भी आ चुका है कि भाई इट मे बी नोटेड दैट व्हेन द वाटर सीमेंट रेशियो बिकम्स लेस देन 0.45 द कंक्रीट इज़ नॉट वर्केबल। यानी कि अगर हमारे पास जो कंक्रीट होगा उसमें अगर 45% से पानी कम होगा तो क्या हो जाएगा, वो कंक्रीट वो जो है फिर वर्केबल नहीं होगा। ठीक है। यानी कि उसमें फ्लो नहीं होगी इतनी खास। ठीक है। एंड काजेज हनी कॉम्ड स्ट्रक्चर कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स, और उसमें क्या हो जाते हैं, वर्ड्स आ जाते हैं। फिर आता है इफ द वर्ड सीमेंट रेशियो इज मोर देन द कैपिलरी वर्ड्स विल बी मोर इन द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रेटेड सीमेंट। कैपिलरी वर्ड्स कहते हैं कि जब आपने पानी मिलाया सीमेंट के अंदर और सीमेंट सेट हो गया, जो एक्स्ट्रा जो हमारे पास वर्ड्स बन जाते हैं ना रिएक्शन के बाद, यानी रिएक्शन कर लिया, रिएक्शन में जितने वर्ड्स थे वो तो ख़त्म हो गए। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे एक्स्ट्रा जो बच जाते हैं उनको हम कैपिलरी वर्ड्स कहते हैं। द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट विल आल्सो बी लेस। जाहिर सी बात है, वर्ड्स आएंगे तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वाटर सीमेंट रेशियो यहाँ पे हो जाता है ख़त्म। ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है वो है वर्केबिलिटी का। वर्केबिलिटी जैसा कि मैंने लास्ट जो टॉपिक थे सीमेंट के बारे में जब मैंने पढ़ाया तो वहाँ पे भी इसका जिक्र था। अब कंक्रीट की बारी आई है तो कंक्रीट में भी हम वर्केबिलिटी को पढ़ते हैं। ठीक है। वर्केबिलिटी से मैंने एक टर्म बताया था कि उससे याद रखें। एक तो वर्केबिलिटी कहते हैं फ्लो को, कंसिस्टेंसी को। किस चीज़ की कंसिस्टेंसी को, कंक्रीट की कंसिस्टेंसी को। ठीक है। वर्केबिलिटी का टर्म कंक्रीट के लिए इस्तेमाल होता है और सीमेंट के लिए कंसिस्टेंसी का जो टर्म है वो यूज़ होता है। ठीक। इट इज़ डिफाइंड एज दैट प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेशली मिक्सड कंक्रीट। वर्केबल कौन सा कंक्रीट होता है, जाहिर सी बात है फ्रेशली होता है। फ्लो तो फ्रेशली कंक्रीट करता है ना, अगर हार्ड हो गया वो तो फ्लो नहीं कर सकता। और मोर्टार विच डिटरमाइंस द ईज। वर्केबिलिटी के लिए एक तो टर्म हो गया क्या कहते हैं फ्लो का, दूसरा टर्म आपके पास आएगा इंटरनल वर्क या ईज। ठीक है। एंड होमोजेनिटी विद विच इट कैन बी मिक्सड, प्लेस्ड, कंपैक्टेड एंड फिनिश्ड। यानी कि कंक्रीट को आप ऐसा बनाएं कि उसके अंदर होमोजेनिटी आ जाए, यानी कि वो बेहतरीन दिखे, आप उसे अच्छे से मिक्स भी कर पाएँ और उसे प्लेस भी कर पाएँ।
ऐसा ना हो कि कंक्रीट सख्त हो और आप उसे लेके जाएं, उसमें वर्केबिलिटी ना हो और मुझे बहुत मुश्किल पेश आ रही हो उसे सेट करने में, उसे बिछाने में और कॉम्पैक्ट करने में और फिनिश करने में, तो मैं कहूँगा ये वर्केबल बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, फिर आता है कि द कंक्रीट मिक्स इज सेड टू बी वर्केबल इफ इट हैज़ मिक्सेबिलिटी, स्टेबिलिटी, फ्लोएबिलिटी और मूवेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी एंड फिनिशबिलिटी। जाहिर सी बात है यही वही बातें इसने की हैं जो ऊपर इसने लिखी हैं। ठीक है, द ऑप्टिमम वर्केबिलिटी ऑफ फ्रेश कंक्रीट वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। जो वर्केबिलिटी है वो भी डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन और इलाके के हिसाब से भी डिपेंड करता है कि अगर आप एक गर्म इलाके में हैं या ठंडे इलाके में, तो वहाँ पे भी ये काफ़ी फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, sometimes the term consistency and plasticity are used to denote the workability of concrete। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वर्केबिलिटी के लिए एक टर्म कंसिस्टेंसी भी इस्तेमाल होता है और यहाँ पे उसने कहा है कि प्लास्टिसिटी भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द वर्केबिलिटी। देखें जो कंक्रीट है उसका जो फ्लो है, यानी कंक्रीट ज़ाहिर फ्लो करता है ना, एक जगह से आप दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसे लेके जाते हैं और जब प्लेस करते हैं तो वो एक किस्म के फ्लो के हिसाब से जो है हम उसे सेट करते हैं। ठीक, तो कुछ फैक्टर्स हैं जो उसके फ़्लो को अफेक्ट करते हैं, जिसमें पहला आता है वाटर कंटेंट। मैंने पहले भी बताया कि जब पानी बढ़ाएंगे तो वर्केबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो वर्केबिलिटी पानी के बिल्कुल सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट लार्जली डिपेंड अपॉन इट्स वाटर कंटेंट। पानी ज़्यादा होगा वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी, और यहाँ पे भी इसने यही चीज़ लिखी है। ठीक है, इसके बाद साइज़ ऑफ एग्रीगेट्स। साइज़ ऑफ एग्रीगेट क्या होता है कि अगर आप लोगों ने देखा हो आम जिंदगी में भी, जब हम छोटे पत्थर इस्तेमाल करते हैं या रेत, खाली रेत इस्तेमाल करते हैं, तब हम जो हमारे पास कंसिस्टेंसी है वो थिक हो जाता है। ठीक है, जो कंक्रीट है वो इतना जल्दी से वो क्या कहते हैं हम उसे एक जगह से दूसरी जगह बिछा नहीं सकते, फ़र्श के लिए तो वो जल्दी नहीं बिछता। ठीक है, तो अगर आप उसमें बड़े पत्थर इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या होता है, बिल्कुल जल्दी जल्दी जो है उसे आप सेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर भी ये काफ़ी डिपेंड करता है। द कंक्रीट हैविंग लार्ज साइज एग्रीगेट्स इज मोर वर्केबल देन दैट कंटेनिंग स्मॉल साइज एग्रीगेट्स, बिकॉज द स्मॉलर साइज एग्रीगेट्स रिक्वायर मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर लुब्रिकेशन। जाहिर सी बात है जो छोटे होंगे पत्थर तो उनके लिए पानी ज़्यादा चाहिए होता है लुब्रिकेशन के लिए। फिर आता है शेप ऑफ एग्रीगेट्स। अब काफ़ी ऐसे एग्रीगेट्स हैं जो इरेगुलर शेप के होते हैं, तो इरेगुलर होंगे तो वो बॉन्ड जल्दी बना लेंगे। ठीक है, बॉन्ड जल्दी बनाएंगे तो मतलब उनमें वर्केबिलिटी नहीं होगी, तो यानी जो इरेगुलर शेप के होंगे उनमें वर्केबिलिटी कम होती है, और जो हमारे पास स्मूथ सरफेस के होते हैं उनमें फिर वर्केबिलिटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो बॉन्ड बिल्कुल लेट बनाते हैं, वो चिपकते नहीं हैं, वो बिल्कुल स्मूथ सरफेस के होते हैं और फ्लो करते हैं। ठीक, the round shape aggregates increase the workability, whereas the angular, flaky and elongated aggregates reduce the workability considerably। ठीक है, तो यही बात इसने किया है यहाँ पे भी। ठीक, फिर आता है surface texture of aggregates। The smooth surface aggregates increase the workability because less quantity of water is required for lubrication। ज़ाहिर है स्मूथ होगा तो पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इतनी। ठीक है, on the other hand, rough surface aggregates reduce the workability because more quantity of water is required for lubrication। रफ होगा तो जाहिर है वो पानी ज़्यादा क्या करेंगे, उनके सरफेस पे ज़रूरत पड़ेगी और वो बॉन्डिंग बनाएंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी से। फिर आता है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स। जाहिर है जो कंक्रीट एग्रीगेट है तो उसकी हम लोग ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग जैसे कि मैंने पहले भी बताया, सीव एनालिसिस के ज़रिए हम लोग ग्रेडिंग करते हैं कि भाई 4.75 है या इससे छोटे हैं, तो ये भी काफ़ी जो है वर्केबिलिटी के ऊपर असरअंदाज होती हैं। ठीक है, द ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स अफेक्ट द वर्केबिलिटी एंड शुड बी कंटिन्यूसली इन कंक्रीट मिक्स। ठीक है, अच्छा एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स क्या होते हैं। अब फ़र्ज़ कर लें आप एक जगह पे हैं, वहाँ पे आपने जो है कंक्रीट बना लिया, लेकिन उसमें क्या है कि उसकी वर्केबिलिटी कम है। अब आपके पास इतना पानी नहीं है कि आप जो है कंक्रीट में यूज़ कर सकें, या आपके पास नज़दीक कोई सोर्स नहीं है पानी का, तब आप क्या करेंगे, तब आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स इस्तेमाल करें। एक किस्म का एडमिक्सचर है कि आप इसे डाल देते हैं और आपका कंक्रीट बिल्कुल वर्केबल हो जाता है। ठीक है, फिर आता है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जो है इसके ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करता है वर्केबिलिटी। ठीक है, द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स रिड्यूसेस एट हायर टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर के बढ़ने से जो वर्केबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, एवेपोरेशन स्टार्ट होगा। जो कंक्रीट है उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाएगा तो कंक्रीट क्या बन जाएगा, हार्श बन जाएगा, फ्लो उसकी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ता है तो वर्केबिलिटी कम हो जाती है। फिर मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी। अब
हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वर्केबिलिटी, लेकिन वर्केबिलिटी को मेजर कैसे करते हैं? कंक्रीट की बात कर रहे हैं ना कि सीमेंट की, ठीक है। तो कंक्रीट की जो वर्केबिलिटी है उसे हम चेक करते हैं स्लम्प टेस्ट, और एक और टेस्ट है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट और वीबी टेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर बात करें सीमेंट की, तो सीमेंट की जो वर्केबिलिटी है वो हम लोग चेक करते थे विकर्ट्स अपरेटस के जरिए, ठीक है। अगर वर्केबिलिटी की बात करें तो a number of different empirical tests are available for measuring the workability of fresh concrete, but none of these is fully satisfactory. आज तक साइंटिस्ट ने या इंजीनियर्स ने बड़ी मेहनत की कि ऐसे कुछ टेस्ट बनाएं जिससे हम वर्केबिलिटी को प्रॉपरली मेजर कर सकें, लेकिन अभी तक कोई सेटिस्फैक्ट्री टेस्ट ना बना सके। 3 टेस्ट बिलाशक हैं हमारे पास इस वक्त भी, लेकिन वो प्रॉपरली बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट कभी भी आपको नहीं देते, ठीक है। उसमें से मतलब यूज़फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं हमें कि भाई इतना इतना एक रेंज बताते हैं कि भाई इतना ये एक्यूरेट हो सकता है, ठीक है। फिर हमारे पास 3 तरह के टेस्ट, जिसमें पहला आता है स्लम्प टेस्ट कंक्रीट के लिए। स्लम्प टेस्ट क्या होता है? स्लम्प टेस्ट इज एसेंशियली अ मेयर ऑफ कंसिस्टेंसी और द वेटनेस ऑफ द कंक्रीट मिक्स, यानी ये कंक्रीट जो मिक्स है उसके फ्लो को चेक करने के लिए हम लोग स्लम्प टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब स्लम्प टेस्ट क्या होता है? इसमें हम लोग एक स्टील मोल्ड लेते हैं, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। इसका जो ऊपर का डाया है, ये जो ऊपर का डाया है, ठीक है, ये इसका डायामीटर तकरीबन 100 mm होता है, और नीचे का जो डाया है ये 200 mm का होता है, और इसकी जो हाइट होती है वो 300 mm होती है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? कंक्रीट को इसके अंदर पोर कर देते हैं, डाल देते हैं 3 लेयर्स में। फर्स्ट लेयर डाल के 25 बार इसी रोड के साथ जो है उसे कम्पैक्ट करते हैं, फिर दूसरी लेयर डालते हैं, फिर तीसरी लेयर डालते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस जो फ्रस्टम है या कौन है इसको उठा देते हैं। उठाने के बाद फिर हमारे पास कंक्रीट की मुख्तलिफ शेप्स आते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वाटर सीमेंट रेशो, कि आपने इसके अंदर कितना पानी इस्तेमाल किया है। कभी इस तरह आ जाता है, कभी कोलैप्स आ जाता है, कभी ज़ीरो आ जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, इसी रोड को जिससे कम्पैक्ट किया है इसे इसी तरह प्लेस करते हैं और यहाँ से मेयर करते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू आती है वो फिर हमें क्या बताता है? स्लम्प वैल्यू बताता है कि भाई आपके पास इस कंक्रीट की इतनी स्लम्प की वैल्यू आई है। तो हम जब स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हैं ना मेगा प्रोजेक्ट में, या किसी एक घर बना रहे हैं फ़र्ज़ कर लें, तो हर चीज़ का एक अलग एक स्लम्प वैल्यू होता है। बीम बना रहे हैं तो उसका एक अलग स्लम्प वैल्यू है, कॉलम बना रहे हैं तो उसके लिए एक अलग स्लम्प वैल्यू है। तो हर एक का जो है एक स्पेसिफिक स्लम्प वैल्यू होता है। अब फ़र्ज़ कर लें मैंने कंक्रीट बनाया, अगर मैं ये टेस्ट ना करूँ और डायरेक्ट डाल दूँ कॉलम में, अब मुझे नहीं पता कि वो मैंने बीम के लिए बनाया या कॉलम के लिए, तो इस तरह क्या हो जाएगा, वो कॉलम वीक हो जाएगा, ठीक है। या अगर मैंने बीम बना दिया तो वो बीम क्या होगा, वीक हो जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैंने इसके अंदर कितना पानी डालना था। रेंज होता है हर एक का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट इज कैरीड आउट विद अ स्टील मोल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्ट्रम। तो फ्रस्ट्रम यही कौन है जो मैंने दिखाया, whose top diameter is 100 mm, bottom diameter is 200 mm and height is 300 mm। ये मैंने गलती से मिन लिखा है, mm है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट शुड नॉट एक्सीड 38 mm इन द स्लम्प टेस्ट। जाहिर सी बात है, स्लम्प कोन को देख के ही हम लोग जो है एग्रीगेट का साइज़ ले लेते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं बड़े पत्थर लूँ और वो स्लम्प के अंदर जो कौन है उसमें जगह ही ना करे, फिर मेरे बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए जो तीन टेस्ट लेने का मकसद क्या था? ये जो इंजीनियर थे वो एक टेस्ट भी तो ले सकते थे ना, सलम टेस्ट लिया बस उसी से ही काम चला लिया। तो ये 3 डिफरेंट टेस्ट लेने का मकसद ये था कि भाई जो कंक्रीट होते हैं उनमें मुख्तलिफ वर्केबिलिटी होती है, और स्लम टेस्ट जो है उनके लिए सूटेबल है जिनकी वर्केबिलिटी मीडियम टू हाई हो। उन कंक्रीट के लिए हम लोग स्लम टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर बिल्कुल हाई होगा उसके लिए अलग होगा, और बिल्कुल लो अगर उनकी वर्केबिलिटी होगी तो उनके लिए भी एक अलग किस्म का टेस्ट होता है, ठीक है। द स्लम्प वैल्यू फॉर हाई डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी शुड वेरी बिटवीन 80 to 100 mm। अब इसका मतलब क्या है? अब फ़र्ज़ कर ले मैं पानी ज़्यादा डाल देता हूँ इस कंक्रीट में, ठीक है। अगर मैं पानी बिल्कुल ज़्यादा डाल देता तो ये यहाँ पे रुकता नहीं, ये क्या कर जाता, कोलैप्स कर जाता, नीचे आ जाता, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, ये जो लेयर है इस रीडिंग मीटर से, तो ये बिल्कुल नीचे आ जाता, ठीक है, ये यहाँ तक आ जाता। तो यानी स्लम्प की जो वैल्यू है वो बिल्कुल बढ़ जाती, क्योंकि ये मुझे बड़ी वैल्यू की एक रीडिंग दे देता, ठीक है। तो मैं कहता कि भाई जो ज़्यादा वर्केबल होगा उसका स्लम्प ज़्यादा होगा, यानी कि
मीडियम से हाई के दरमियान 80 से 100 mm की मुझे रीडिंग मिलेगी, ठीक है। और इट मे बी नोटेड दैट एज द स्लम्प वैल्यू इंक्रीजेज द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट आल्सो इंक्रीजेज। जैसे मैंने पिक्चर में बताया कि भाई पानी ज़्यादा डालेंगे वर्केबिलिटी बढ़ेगी और वो कोलैप्स कर जाएगा। जब कोलैप्स कर जाएगा तो ज़ाहिर है मुझे वैल्यू भी बड़ी मिलेगी। फिर हमारे पास आता है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। अब ये टेस्ट कौन सा होता है, पहले तो मैं इसका आप लोगों को शक्ल दिखाऊं। ये आप लोगों ने जिन्होंने यूईटी खुशदार में पढ़ा है उन्होंने तो ये बिल्कुल देखा होगा मटेरियल लैब में, लेकिन वो अलग बात है कि हम लोगों ने इसके ऊपर कभी प्रैक्टिकल किया नहीं। और जिनका प्रैक्टिकल था फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में उन्होंने शायद किया होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग मोस्टली करते थे स्लम कौन के ज़रिए, ठीक है। तो इसके ज़रिए भी आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, स्लम टेस्ट कर सकते हैं। बजाय कि आप उसमें करें आप इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे ये मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। Compaction factor test is carried out to measure the compactability of concrete, which is an important aspect of workability. अब ये क्या करता है, ये compactability of concrete के बारे में हमें बताते हैं, ठीक है। अच्छा, this test works on the principle of measuring the amount of compaction achieved by a standard amount of work done by allowing the concrete to fall through a standard height. ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमें पता चलता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंक्रीट डालते हैं, ठीक है, और ये फिर क्या कर जाता है, यहाँ से गिर के गिरते गिरते यहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक वर्क हो रहा होता है हमारे पास, और ये वर्क जो है हमें फिर क्या बताता है, इसकी कॉम्पैक्शन बता रहा होता है, ठीक है। दिस टेस्ट इज़ मोर एक्यूरेट देन स्लम टेस्ट। अब यहाँ पे ये देखें स्लम टेस्ट से ये ज़्यादा एक्यूरेट है, लेकिन फिर हम इसे करते क्यों नहीं है, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास डिग्री डिपेंड करता है कि हम कौन सी वर्केबिलिटी कर रहे हैं, ठीक है। स्पेशली फॉर कंक्रीट मिक्सेस ऑफ मीडियम एंड लो वर्केबिलिटी। अब देखें स्लम था मीडियम टू हाई के लिए, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट है मीडियम टू लो वर्केबिलिटीज़ के लिए, ठीक है। तो इसका जो कॉम्पैक्शन फैक्टर है इसमें फिर 0.9 टू 0.8 जो गुड कंक्रीट है उसके लिए ये वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। उसमें कितना था, हाई वर्केबिलिटी के लिए 80 टू 100 था, लेकिन कॉम्पैक्शन फैक्टर में 0.9 टू 0.8 होना चाहिए। अच्छा, जो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट होता है इसे हम लोग कर रहे होते हैं अक्सर लेबॉर्ट्रीज़ में, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी जो मशीन है आप इसे उठा के नहीं लेके जा सकते कभी यहाँ कभी वहाँ, तो ये क्या करते हैं हम लोग लेबॉर्ट्री में ही इसे टेस्ट करते हैं। द कॉम्पैक्शन फैक्टर इज़ द रेशो ऑफ वेट ऑफ पार्शली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट टू द वेट ऑफ फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। आप क्या करते हैं, पार्शली पहले कंक्रीट को जो है कॉम्पैक्ट करके उसके अंदर डालते हैं, फिर जो वैल्यू आती है जो रीडिंग आती है उसे आप लिख लेते हैं, फिर जो है कंप्लीट कॉम्पैक्ट करके कंक्रीट को पास आउट करते हैं वहाँ से। तो इस तरह उन दोनों का एक रेशियो निकालते हैं जिसे आप कॉम्पैक्शन फैक्टर का नाम देते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे याद कर लें। और एक ये कॉम्पैक्टिंग फैक्टर की जो वैल्यू है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास आता है वीबी टेस्ट। अब ये कौन सा टेस्ट होता है, पहले तो मैं ये दिखाऊं कि ये है कौन सी मशीन। अक्सर जो लड़के यूईटी खुशदार के थे उन्होंने ये मशीन देखा भी होगा, और इस पर प्रैक्टिकल हम लोगों ने तो किया था, बाकियों को मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था वो फाइबर रीइंफोर्स पॉलीप्रोपाइलिन फाइबर रीइंफोर्स कंक्रीट के ऊपर था, जिनकी बिल्कुल जो वर्केबिलिटी होती है वो बहुत लो होती है। और ये पाइप टेस्टिंग मशीन जो था उसके बिल्कुल अपोजिट में ये पड़ा होता था, बिल्कुल साइड पे। तो अब दिखाता हूँ कि ये होता क्या है, ठीक है। वो कंक्रीट जो बिल्कुल स्टिफ हो, जिनकी बहुत ही ज़्यादा वर्केबिलिटी क्या हो, कम हो, तब हम क्या करते हैं, वीबी टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए मेरे पास स्लम्प भी था, कॉम्पैक्शन भी था, वीबी टेस्ट भी है। तो वीबी टेस्ट को लेने का मकसद ही यही था, क्योंकि उस कंक्रीट में हम इस्तेमाल करते हैं जिनकी बिल्कुल वर्केबिलिटी लो होती है, ठीक है, जो बिल्कुल स्टिफ टाइप के होते हैं, सख्त होते हैं, पानी उनमें बिल्कुल कम हो जाता है, आप जितना भी पानी डालें इसके बावजूद भी वो स्टिफ होते हैं, ठीक है। In this test, the time required for complete remolding in seconds is required measure of the workability। इसमें फिर हमें कैसे पता चलता है, देखिए जो पहला वाला था क्या कहते हैं स्लम टेस्ट, उसमें तो हम लोग मेजरमेंट लेते थे ना 80 mm से 100 mm। फिर दूसरा था कॉम्पैक्शन फैक्टर, यानी उसमें हम लोग रेशो लेते थे और 0.9 और 0.8 मिलता था, उनका कोई यूनिट नहीं था। लेकिन वीबी टेस्ट में हम क्या करते हैं, टाइम को मेजर करते हैं सेकंड्स में, ठीक है, ये इसका यूनिट है, ठीक है, वीबी सेकंड्स उन्हें कहते हैं, ठीक है। तो जितने ज़्यादा सेकंड या कम सेकंड होंगे उससे हमें पता चलेगा कि इनकी वर्केबिलिटी ज़्यादा है या कम है। अच्छा, फिर ये तीसरा पॉइंट है, देयर इज़ नो रिजिड कोरिलेशन बिटवीन वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट एज मेड बाय डिफरेंट टेस्ट मेथड्स। ये हमें कहना चाह रहा है कि भाई आपके पास जो स्लम टेस्ट है, आपके पास जो वीबी टेस्ट है, आपके पास जो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट है, इनके दरमियान कोई भी फार्मूला नहीं है कि आप एक को मालूम करें और आपको बाकी दो का आंसर मिल जाए,
या आपको अब दो का जो है ना मालूम करें और तीसरे का आपको पता चल जाए, ऐसा कोई इक्वेशन नहीं है, आज तक कोई बना ही नहीं है, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है इनके दरमियान। मतलब हर टेस्ट को आप अलग से परफॉर्म करते हो और आपको अलग अलग वैल्यूज़ मिलती है। यहाँ पे जो है ना उसने क्या किया है, कंक्रीट बनाया है और उस कंक्रीट के जो है तीनों के ज़रिए टेस्ट किया और उसने बताया कि भाई जो लो कंक्रीट होगा, लो वर्केबिलिटी, उसमें स्लम्प वैल्यू 0 to 25 mm आएगा, कॉम्पेक्शन फैक्टर 0.75 से 0.80, और वीबी टाइम इन सेकंड्स जो है वो 20 से 10 सेकंड का आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह लो, मीडियम एंड हाई के लिए इसने मुख्तलिफ वैल्यूज़ लिखे हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसी तरह याद करने हैं। याद करने का तरीका ये है कि ये 0 से 25 है, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, ये तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये भी इसी तरह 5 5 का डिफरेंस है, 75 फिर 80, फिर 80 से 85, 85 से फिर यहाँ पे थोड़ा सा 7 का जो है डिफरेंस आ जाता है, फिर ये ग्रेटर देन 92। ये भी इसी तरह है, 2, 2 से 5, 5 से 10, 10 से के बाद 20 हो गया, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने इनको याद करना है, कोई भी ट्रिक करके आप इन्हें याद कर सकते हैं। फिर आता है कंक्रीट की ग्रेड्स। अब देखें, कंक्रीट ऐसा है कि आप जब कंक्रीट बनाते हैं ना तो कंक्रीट के मुख्तलिफ ग्रेड्स होते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड, ये कोड जो है ना आप लोगों ने याद नहीं करना, ये वैसे मैं लिख लेता हूँ क्योंकि बुक से कॉपी करके पेस्ट करना होता है यहाँ पे, ठीक। द कंक्रीट के जो मिक्सेस हैं एज़ पर द आईएस स्पेसिफिकेशंस, वो हमारे पास 7 ग्रेड होते हैं। याद रखें, ये पेपर में आ चुका है कि अकॉर्डिंग टू आईएस कोड हाउ मैनी डिजाइनेटेड मिक्सेज आर देयर। तो ये हमारे पास टोटल कितने होते हैं, 7 ग्रेड होते हैं, जिनमें पहला आता है M10, फिर M15, M20, M25, M30, M35, M40। ये वो ग्रेड्स हैं जो हमारे पास आईएस स्टैंडर्ड ने स्पेसिफाई किए हैं, ठीक है। यानी इन पे आप बना सकते हो। वैसे तो इससे ज़्यादा हैं, M200 तक जाते हैं, M5 से M200 तक जाते हैं, या शायद इससे भी आगे जाते हों। लेकिन वो ये है कि उन्हें सिर्फ आप जो है स्पेसिफिक कहीं पे बना देते हो, लेकिन ये जो है उन्होंने बिल्कुल ख़ुद से स्पेसिफाई किए हैं कि भाई इन्हें अपने मतलब जहाँ पे भी काम करना है ये आपने लाजमी यूज़ करने होते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास, अब ये जो M है ये हमें बता रहे हैं मिक्स, ठीक है। और 25 का मतलब है इसकी स्ट्रेंथ, यानी वो मिक्स जिसकी स्ट्रेंथ कितनी हो, 25 मेगा पास्कल हो, कब हो, 28 दिन के बाद हो, ठीक है। तो ये बता रहा है कि इन द डेजिग्नेशन ऑफ अ कंक्रीट मिक्स द लेटर एम रेफर्स टू द मिक्स एंड द नंबर टू द स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm³ विद 28 डेज एक्सप्रेस्ड इन मेगा पास्कल और न्यूटन पर mm², ठीक है। तो ये हमें कह रहा है कि जो आप क्यूब बनाते हैं ना 150 बाई 150 बाई 150, उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कैरेक्टरिस्टिक, 28 दिनों के बाद क्यूरिंग के बाद, तब जो आपको स्ट्रेंथ मिलती है वो आपके पास 25, 30, 35, 40 या जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप बना रहे होते हैं, ठीक है। फिर आता है फॉर एग्जांपल अ कंक्रीट मिक्स ऑफ अ ग्रेड M25 मींस दैट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 बाई 150 बाई 150 mm³ विद 28 डेज आफ्टर मिक्सिंग इज 25 मेगा पास्कल, ठीक है। तो आगे चलते हैं हमारे पास कंक्रीट। देखें, जब आप बनाते हैं ना तो ये हम दो तरीक़ों से जो है हम डिवाइड करते हैं। एक होता है ऑर्डनरी कंक्रीट और एक होता है कंट्रोल्ड कंक्रीट, ठीक है। अब ऑर्डनरी कंक्रीट कौन सा होता है, वो कंक्रीट जिसे आप जब बनाते हो उसके लिए आप कोई टेस्ट वगैरह नहीं करते। टेस्ट से मुराद क्या है कि आप उसमें सीव एनालिसिस नहीं करते, आप उसमें स्लम्प टेस्ट नहीं करते, आप उसमें कोई कंप्रेसिव या टेंजाइल स्ट्रेंथ टेस्ट नहीं करते। आप डायरेक्ट बना के और उसे जो है जैसे फर्श हो गया बना दिया, बस आपने कोई टेस्ट मेस्ट कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो ये ऑर्डनरी कंक्रीट होता है। द ऑर्डनरी कंक्रीट इज़ यूज्ड फॉर M10, M15, M20 एंड M25 ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट मिक्सेस। यानी ये जो आप ग्रेड बनाएंगे इनके लिए अगर आप टेस्ट ना भी करें तो आप चला सकते हैं, ठीक है, सिस्टम को। कंट्रोल कंक्रीट कौन सा होता है, जिसके लिए प्रीलिमिनरी टेस्ट परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी इसमें जो है आपको पता है कि भाई अगर मैं एक कॉलम बना रहा हूँ तो मुझे जो है उसके लिए इतनी स्लम्प वैल्यू चाहिए, इतनी एनालिसिस जो है इसके इतने होने चाहिए। ये चीज़ें जो है परफेक्टली जब आप काम करते हैं किसी चीज़ के लिए तब आप कंट्रोल्ड कंक्रीट को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द कंट्रोल्ड कंक्रीट इज़ यूज्ड फॉर ऑल 7 ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट मिक्सेस। ये सब के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन इसमें आप टेस्ट ज़रूर करते हैं, स्लम्प टेस्ट, बाकी जितने भी दूसरे तीसरे जितने भी ये सब करते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे इसने कुछ कंक्रीट मिक्सेस लिखे हैं जिनमें M10 है, 1, 3, 6, M15 बढ़ते जाएंगे और इन्हें कम करते जाएंगे, ठीक है। ये 1 है, यहाँ पे 1 है, ये 3 है, ये 2 हो गया, ये 6 था, ये 4 हो गया, ठीक है। इस तरह 2 के बाद क्या आता है,
1 आता है, M15 के बाद जो है ना इसने क्या किया कि यहाँ पे 1.5 हो गया, ठीक है, ये 1/2 मतलब 1.5 हो गया। 4 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 2, इस तरह करके मतलब आप लोग इनको याद करें। और फिर इनमें से एक ये जो M20 है, M20 से अक्सर क्वेश्चन आते हैं जिसमें से पूछा गया है कि भाई जो वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनमें हम कौन से ग्रेड का जो है कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं, या कॉलम्स एंड पाइल्स में हम कौन से ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि M20 को यूज़ करते हैं, या वहाँ पे M20 की जगह अगर फ़र्ज़ के लिए वो एक रेशियो दे देता है कि भाई कौन सा रेशियो इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए हम ये वाला रेशियो जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसे याद करने का मुझे तो कोई ट्रिक नहीं मिला, मैंने ऐसे ही याद किया रटा लगा के, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है मेथड ऑफ प्रोपोर्शनिंग कंक्रीट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप जब कंक्रीट बनाते हैं तो इसको बनाने की जो है हमारे पास 3 मेथड्स हैं, ठीक है। जब आप कंक्रीट को अगर फील्ड में बना रहे हैं तो सबसे पहले जो मेथड है उससे कहते हैं आर्बिट्रेरी मेथड। इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हैं, फ़र्ज़ कर ले एक पार्ट सीमेंट का लिया, अब दूसरा पार्ट, अगर फ़र्ज़ कर ले मैं क्या कहता हूँ कि मैंने अगर 1 केजी सीमेंट का लिया, तो मैं क्या करता हूँ, अगर फ़र्ज़ कर ले मैं 3 केजी लेता हूँ फाइन एग्रीगेट के, तो कोर्स के मैं क्या कितने लूँगा, 2m, यानी कि अगर वो 3 था तो ये कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। अगर वो 3 था तो वो 6 केजी बन जाएगा, ठीक है। कोर्स एग्रीगेट्स आर टेकन एज द बेसिस। फिर आता है द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर मिक्सिंग इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड वर्केबिलिटी। अब ऐसा भी नहीं है कि मैंने आर्बिट्रेरी मेथड चूज़ किया अपनी तरफ से, लेकिन इसके अंदर जो है मैं जाहिर सी बात है एक वाटर सीमेंट रेशो भी तो डिटरमाइन करूंगा। तब मैं डफ अब्राहम ने जो रूल दिया था उसके अकॉर्डिंग नहीं, इसका एक अलग अपना एक वाटर सीमेंट रेशो का फार्मूला है, उससे यूज़ करके जो है हम आर्बिट्रेरी मेथड में वाटर सीमेंट रेशो को फाइंड करते हैं, ठीक है। In order to obtain the required workability, the minimum quantity of water to be added to fine and coarse aggregate is determined by the following relation। अब ये बता रहा है एक रिलेशनशिप, ठीक है, कि भाई वाटर सीमेंट रेशियो इन आर्बिट्रेरी मेथड आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। अब ये वाटर सीमेंट रेशियो है, ये मतलब अमाउंट ऑफ सीमेंट को शो कर रहा है, ये वाई मतलब फाइन एग्रीगेट और जेड मतलब कोर्स एग्रीगेट। अब फ़र्ज़ कर लें आपके पास सीमेंट भी आपको पता है, फाइन और कोर्स एग्रीगेट का भी पता है, आप इस फार्मूले में डाल दें आपको वाटर सीमेंट रेशो मिल जाएगी, ठीक है। या अगर आपको वाटर सीमेंट रेशो का पता है और पी का भी यानी कि वाई का भी पता है, फाइन का और कोर्स का भी, अब आपको सीमेंट मालूम करना है, तब भी आप इस इक्वेशन को यूज़ करके सीमेंट की क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं, या सब की क्वांटिटी इसी तरह फाइंड कर सकते हैं। और इसका एक आप लोगों को MCQs भी मिलेगा। मैं जब प्रैक्टिस कर रहा था तो इसका एक MCQs था उसमें इंडिया बिक्स में, वो इसी तरह का एक क्वेश्चन है जिसे वो पूछता है और उसका आंसर इसी फार्मूले से निकलता है। इसके बाद सेकंड आता है मिनिमम वर्ड मेथड। अब पहला मेथड तो ये था कि भाई आप फील्ड पे अगर कंक्रीट बना रहे हैं तो आप आर्बिट्रेरी मेथड से बना लें। दूसरा मेथड आता है मिनिमम वर्ड्स मेथड। इसमें हम कैसे बनाएंगे, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द कंक्रीट विच हैज़ द मिनिमम वर्ड इज द डेंसेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। ये तो जाहिर सी बात है, वर्ड्स जितने कम होंगे उतना स्ट्रॉन्ग और डेंस होगा कंक्रीट, ठीक है। In this method, it is assumed that the words in the coarse aggregate are filled by the fine aggregate and the words in the fine aggregate are filled by the cement paste। अब मेरी बात को आप गौर से सुने, कोर्स एग्रीगेट का मतलब क्या है? आम ज़बान में अगर मैं बात करूं तो जो बजरी होती है, ठीक है, अगर मैं उन्हें एक साथ मिला दूं तो ज़ाहिर है उनके दरमियान स्पेसेस होंगे। उन स्पेसेस उन वर्ड्स को फिल करने के लिए अगर मैं रेत डाल दूं तो वो बिल्कुल फिल हो जाएंगे, ठीक है, वो बिल्कुल सरफेस बिल्कुल उनका क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो कोर्स एग्रीगेट हैं उनके दरमियान जो स्पेसेस हैं उनको फाइन एग्रीगेट फिल कर देता है। लेकिन अगर फाइन एग्रीगेट यानी रेत की बात करूं, उनके दरमियान जो छोटे छोटे से अगर मैं कहूं वर्ड्स हैं तो उनको कौन फिल करेगा, सीमेंट पेस्ट फिल करेगा, ठीक है। तो इस रूल को हम कहते हैं मिनिमम वर्ड मेथड, ठीक है। फिर आता है हमारे पास इन ऑर्डर टू अलाउ फॉर एडिशनल वर्ड्स क्रिएटेड बाय वेजिंग एक्शन द वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट्स रिक्वायर। कहता है कि फ़र्ज़ कर ले आपने जो है एक मैं वैसे बता रहा हूँ कि एक कंटेनर है, उसमें आपने जो है पहले कोर्स एग्रीगेट डाल दिए, फिर आपने उसके अंदर फाइन एग्रीगेट डाल दिए, फिर सीमेंट डाल दिया। लेकिन इसके बावजूद जब आपने उसे हिलाया तो उसके अंदर फर्दर जो है कुछ हमारे पास वर्ड्स बन गए, तब हमें क्या करना पड़ता है, मज़ीद फाइन एग्रीगेट की ज़रूरत पड़ जाती है, जितने जो हमारे वेजिंग एक्शन के ज़रिए बन गए होते हैं, ठीक है। कहता है फॉर 1 मीटर क्यूब ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज इक्वल टू द टोटल वर्ड्स इन कोर्स एग्रीगेट प्लस 10% एग्रीगेट एक्स्ट्रा, ठीक है। कहते हैं कि अगर आप 1 मीटर क्यूब कोर्स एग्रीगेट लेते हैं
तो उसमें आपने कितना फाइन एग्रीगेट डालना होगा कि वो बिल्कुल स्मूथ हो, तब आपको जाहिर सी बात है 10% ही फाइन एग्रीगेट जो है दरकार पड़ जाती है उसकी। The volume of cement paste required for 1 meter cube of coarse aggregate is equal to the total volume of voids in the fine aggregate plus 15% of aggregate extra। ठीक है, इसे इसी तरह याद करें जो भी है। फिर हमारे पास आता है फाइनस मॉडुलस मेथड। तो फाइनस मॉडुलस मैंने पहले भी बताया कि जी सईद भाई। सईद भाई कुछ कहना चाहते हैं आप? जी सर, मैं किसी कह रहा अपने था हाथ जो है पीछे वाली स्लाइड में वेजिंग एक्शन को थोड़ा एक्सप्लेन करें प्लीज। वेजिंग एक्शन कहते हैं कि आप किसी चीज़ पे जो है ना फोर्स अप्लाई करें, या फ़र्ज़ कर लें आपके पास कोई कंटेनर था, उसे आप जो है ना हाथ से हिलाए, तो ज़ाहिर है जो फाइन एग्रीगेट आपने उसके को पहले कोर्स एग्रीगेट डाला, ठीक है, उसके अंदर आपने क्या किया, फाइन एग्रीगेट डाल दिए, तो कोर्स के कुछ जो वर्ड्स थे वो फिल हो गए। अब आपको पता है कि मज़ीद वर्ड्स अभी तक रहते हैं, तो आप क्या करते हैं, उससे उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, जो नीचे वाले वर्ड्स हैं वो तो फिल हो जाते हैं, ऊपर वाले फिर रह जाते हैं। तो ज़ाहिर है आपको मतलब क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा फाइन एग्रीगेट की ज़रूरत पड़ेगी। इसे वेजिंग एक्शन कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई अभी? जी सर, थैंक यू। जी जी। तो अब चलते हैं फाइनस मॉडुलस मेथड की तरफ। तो ये भी एक मेथड है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, कंक्रीट का जो डिज़ाइन है उसे बना देते हैं। इसमें क्या होता है कि हम फाइनस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट को फाइंड करते हैं। ठीक है, फाइनस मॉडुलस के लिए एक टर्म को याद रखें सिर्फ, जब भी पेपर में आया तो एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल के नाम से आएगा। ठीक है, एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ इंटायर एग्रीगेट्स, तब मतलब वो फाइनस मॉडुलस की बात कर रहा है। ठीक है, ये एक इंडेक्स, ये एक नंबर शो करता है जिसमें पता चलता है कि भाई पार्टिकल्स का जो नंबर है वो कितना है, साइज़ कितना है। ठीक है, अच्छा, ये चूँकि मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया है, उससे पहले भी मैंने पढ़ाया है, तो इसके ऊपर इतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। द परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट टू बी कम्बाइंड, इसके लिए सिर्फ एक फार्मूला है, इसे आप लोगों ने याद रखना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये फार्मूला सिर्फ पूछा जाता है, अगर पूछा गया भी, लेकिन फार्मूले आज तक पूछे नहीं गए हैं। ठीक है, ये फाइनस मॉडुलस इसी तरह फाइंड करते हैं हम लोग। सीमेंट हो गया या कंक्रीट हो गया, सॉरी फाइन एग्रीगेट या कोर्स एग्रीगेट, उनका इसी तरह पास करके फिर कम्युलेटिव हम परसेंटेज रिटर्न, और उन्हीं के ज़रिए हम लोग फाइनस मॉडुलस को फाइंड करते हैं। ठीक है, फिर आता है स्टोरिंग ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट। देखें, जो हमारे पास सीमेंट होता है उससे आप क्या करते हैं, स्टोर किस तरह करते हैं, उसके बारे में अभी हमें ये कुछ चंद एक पॉइंट्स बताएगा। जिसमें हमारे पास पहला आता है, द इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट शुड बी स्टोर्ड इन अ वेयर हाउस हुज वॉल्स आर ऑफ वाटर प्रूफ मेसनरी कंस्ट्रक्शन एंड द रूफ इज़ लीक प्रूफ। जाहिर सी बात है, अब अगर मैं कंक्रीट के लिए सीमेंट है या जो भी है, या कोर्स हो गए एग्रीगेट या फाइन एग्रीगेट हो गए, तो उन्हें मैं कहाँ पे रखूँगा, उन्हें मैं वहाँ पे रखूँगा, उस वेयर हाउस में रखूँगा जो लीक प्रूफ हो। अगर थोड़ा सा भी पानी आ गया उसमें, तो वो क्या हो जाएगा, मेरे पास जितनी भी सीमेंट है या फाइन है या कोर्स है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, the importance of storing the various ingredients of concrete is to maintain the uniformity of grading and moisture। जाहिर सी बात है, ये वही बता रहा है कि भाई उनमें यूनिफॉर्मिटी रहनी चाहिए। ठीक है, the capacity of a warehouse depends upon the floor area occupied by one cement bag and the height to which the cement bags are piled। पाइल कहते हैं यहाँ पे वो वाला पाइल नहीं है जो आप लोग इंजीनियरिंग में पढ़ते हो, एक किस्म का कॉलम होता है जिसे ज़मीन में डालते हैं। ठीक है, ये पाइल कह रहा है स्टेकिंग की बात को, स्टॉक जब करते हो ना आप सीमेंट बैग्स को, उनकी बात कर रहा है कि भाई जो वेयर हाउस है वो डिपेंड करता है कि एक जो सीमेंट की बोरी है, या मतलब वो कितना सीमेंट बैग है, वो कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है। फिर हम क्या करते हैं, बेसिक मैथमेटिक कैलकुलेशन के ज़रिए उस वेयर हाउस के साइज़ को फाइंड कर देते हैं। ठीक है, फिर आता है, इन डिज़ाइनिंग अ वेयर हाउस इट इज़ अज्यूम्ड दैट ईच बैग कंटेन्स 50 kg ऑफ सीमेंट। याद रखें, जो हमारे पास इंडिया है, पाकिस्तान है, वहाँ पे तो 50 kg की सीमेंट की बोरियाँ मिलती हैं, लेकिन अगर आप बात करें अमेरिका की, तो वहाँ पे आपको 42 से 43 kg की जो है की सीमेंट की बोरी मिल रही होती है। ठीक है, तो एंड फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड बाय वन बैग ऑफ सीमेंट इज़ 0.3 मीटर स्क्वायर, और एक जो बैग है सीमेंट बैग, वो इतना एरिया कवर कर रहा होता है। ठीक है, द हाइट ऑफ ईच सीमेंट बैग कंटेनिंग 35 लीटर्स ऑफ सीमेंट इज 0.18। अच्छा, जाहिर सी बात है, जो सीमेंट की बोरी होती है उसकी एक स्पेसिफिक हाइट भी जो होती है ना, वो कितनी होती है, 0.18 मीटर। और एक सीमेंट बैग में 50 kg सीमेंट होता है,
या 35 लीटर ऑफ सीमेंट भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। In order to prevent the cement bags from any possible contact with moisture, the cement bags should be placed close together in the piles. Stock की बात कर रहे हैं, ठीक है। Close together in the piles and the space between the exterior walls and piles should be 300 mm. अच्छा, ये क्या कह रहे हैं, ये मैं आप लोगों को पहले ये दिखाऊं, फिर आप लोगों को समझ आए। अब यहाँ पे देखें, ये एक वेयर हाउस है जिसमें सीमेंट पड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 300 mm का है, ठीक है। यानी आपस में ये जो कंप्लीट एक स्टॉक है इसका, इसके दरमियान कितना फासला है, 300 mm है, ठीक है। द विड्थ एंड हाइट ऑफ द पाइल शुड नॉट एक्सीड 3 मीटर, यानी कि ये जो स्टॉक कर रहे हैं आप, विड्थ इसकी जो है इस तरह 3 और हाइट 2.7 होनी चाहिए, ठीक है। द सीमेंट बैग शुड बी रोल्ड ऑन द फ्लोर व्हेन इट इज़ टेकन आउट फॉर यूज़। जब आप इसे बाहर अगर बेचना चाहते हैं तब आप क्या करेंगे, इन्हें फ्लोर पे रख के और इन्हें इस्तेमाल के लिए निकालेंगे, ठीक है। द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जिस बोरे को आपने पहले डाल दिया, जिस सीमेंट बैग को आपने पहले डाल दिया, सबसे पहले निकालेंगे भी उसे। क्यों? क्योंकि जो सीमेंट है वो वक्त के साथ स्ट्रेंथ उसकी कम होती जाती है। 6 महीने में मेरे ख्याल से कोई 50% उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है। द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी पहले जिसे आप वेयर हाउस में रखते हैं उसे पहले निकालें और पहले बेच दें, ताकि वो, या पहले इस्तेमाल कर लें, ताकि इससे क्या हो कि आपकी जो सीमेंट है वो एक्सपायर ना हो। Rule should be applied when cement bags are to be removed from the warehouse. It may be noted that the strength of cement decreases with the passage of time. वक्त के साथ स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, सीमेंट की, कम हो जाती है। याद रखें, मॉइस्चर जो है ना वो सीमेंट का दुश्मन है। जिस इलाके में मॉइस्चर होगा वहाँ पे सीमेंट बिल्कुल उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है, ठीक है। जिस तरह आप सिंध या पंजाब की बात करें तो वहाँ पे अगर आप सीमेंट के जो बैग्स हैं उनको एक स्पेसिफिक टाइप का, आप लोगों ने देखा होगा सीमेंट की जो बोरी होती है वो एक स्पेसिफिक टाइप की होती है, ठीक है। उसके अंदर बिल्कुल हवा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि हवा के अंदर नमी होती है, और नमी अगर सीमेंट के अंदर गई ना, समझो वो सीमेंट किसी काम का नहीं होता, ठीक है। फिर प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट, अब ये लास्ट टॉपिक है। प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट से मुराद ये है मैन्युफैक्चर ऑफ कंक्रीट। अक्सर ये टर्म भी इस्तेमाल होता है पेपर्स के लिए कि फील्ड में आप कंक्रीट को बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो कंक्रीट को बनाने का जो पहला पहला काम होता है, बैचिंग हम लोग करते हैं, ठीक है। मेजरमेंट या बैचिंग इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, आप क्या करते हो, सबसे पहले सीमेंट को मेयर करते हो, फाइन और कोर्स एग्रीगेट्स को मेयर करते हो कि भाई मुझे इतना सीमेंट चाहिए, इतनी फाइन और इतना कोर्स एग्रीगेट चाहिए। तो इसको हम लोग कहते हैं बैचिंग, यानी मेयरमेंट ऑफ मटीरियल्स, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ प्रॉपर एंड एक्यूरेट मेयरमेंट ऑफ ऑल कंक्रीट मटीरियल्स फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोपोर्शंस एंड एग्रीगेट ग्रेडिंग इज कॉल्ड बैचिंग। जाहिर सी बात है, ये करें प्रॉपर एंड एक्यूरेट मेयरमेंट्स, तो उसे हम क्या कहेंगे, बैचिंग कहेंगे। अब बैचिंग क्यों करते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, अब अगर मैं बैचिंग ना करूं, मैं अगर फ़र्ज़ कर लें खुद से जो है ना थोड़ी रेती ले लिया और खुद से कुछ ज़्यादा सीमेंट ले लिया और कम बिल्कुल जो है ना मैंने कोर्स एग्रीगेट लिया, और मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि भाई मेरे इस सीमेंट के अंदर जो है, कंक्रीट के अंदर वर्केबिलिटी भी हो, स्ट्रेंथ भी हो, ड्यूरेबिलिटी, तो ऐसे नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सीमेंट कंक्रीट को बनाते हैं। फॉर मोस्ट ऑफ द लार्ज एंड इंपॉर्टेंट जॉब्स द बैचिंग ऑफ मटीरियल इज डन बाय वेटिंग। याद रखें, दो तरह से बैचिंग होती है, एक होती है वॉल्यूम बैचिंग, एक है वेट बैचिंग, ठीक है। वॉल्यूम बैचिंग तब इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी लेबॉर्ट्री में या छोटे पैमाने पे कोई चीज़ बना रहे हैं, तब आप कंक्रीट वॉल्यूम बैचिंग करते हैं। अगर आप एक लार्ज प्रोजेक्ट या कोई घर या कुछ भी बना रहे हैं तब आप वेट बैचिंग के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। द वेट बैचिंग इज डन बाय स्प्रिंग डायल स्केल प्लेटफॉर्म वेटिंग मशीन और पोर्टेबल वेट बैचर। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो है स्प्रिंग डायल स्केल या कुछ भी ऐसी चीज़ें, तराजू वगैरह कुछ होता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बैचिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर उसने मशीन के बारे में लिखा है कि भाई द वेटिंग, जो वेइंग मशीन है, शुड बी लेवल्ड बिफोर प्लेसिंग द मटेरियल एंड बकेट इन विच द मटेरियल इज़ टू बी वेटेड शुड बी क्लीन थोरोली। तो ये असल में मशीन के बारे में बता रहा है कि लेवल होना चाहिए, आपने चीज़ें परफेक्टली रखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने मेजरमेंट लेने हैं। फिर अगला आता है द चार्ट शुड बी प्रिपेयर्ड इंडिकेटिंग द वेट ऑफ ईच मटेरियल यूज फॉर डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। यानी आप एक पेज लेंगे, उसमें मुख्तलिफ जो है वैल्यूज़ लिखेंगे कि भाई इतना फाइन था, इतना कोर्स था, इतना सीमेंट मैंने लिया, ठीक है। फॉर मोस्ट ऑफ स्मॉल जॉब्स वॉल्यूम बैचिंग इज अडॉप्टेड। अब पेपर में अगर आप देख लें ना, तो
इंटरव्यू में या पेपर में सिर्फ ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई बैचिंग, वॉल्यूम बैचिंग कब कर दें और वेट बैचिंग कब कर दें। यही चीज़ आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम बैचिंग छोटे जॉब्स के लिए करते हैं, लेबॉर्ट्रीज वगैरह के लिए, जिस तरह यूनिवर्सिटी में हम लोग करते थे। बाकी जो वेट बैचिंग है वो फिर हम मेगा प्रोजेक्ट्स में करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट इज टेकन एज 35 लीटर्स, ये मैंने पहले भी बताया। द वुडन गाज बॉक्सेज नॉन एज फर्माज आर यूज फॉर मेयरिंग द फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट्स। तो ये जब आप ख़रीदते हैं फाइन या कोर्स एग्रीगेट्स, तो उनके पास कुछ फरमाज होते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो लोग क्या करते हैं, आपके पास गेज करके वो बेच देते हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान है यहाँ पे तो इनके अपने, ये असल में बुक जो है इंडियन अकॉर्डिंग के एक ऑथर है उसने लिखा है, तो वहाँ पे शायद इस तरह हो, लेकिन यहाँ पे तो इनका अपना एक हिसाब किताब है, ठीक है। फॉर मेयरिंग 50 लीटर्स ऑफ एग्रीगेट द इनर डायमेंशन ऑफ फर्मा शुड बी 31, 31, 52, ये पेपर में आ चुका है, ठीक है। कि जो फर्मा होता है, जो बकेट होता है, एक किस्म का बकेट है क्यूब टाइप का, ठीक है। तो उसके डायमेंशन है इनर के भाई इतना बाई इतना बाई इतना होना चाहिए, ठीक है, ये इसे याद रखें। इसके बाद आता है हमारे पास बैचिंग मेजरमेंट ऑफ मटेरियल के भाई M10 है फ़र्ज़ कर लें, उसमें आपने 50 kg सीमेंट ले लिया, तो फाइन एग्रीगेट आप उसमें कितने लेंगे, 105 लीटर, और कोर्स एग्रीगेट 210। इसे याद करने का पता है तरीका क्या है, 105 है, 105 को डबल कर दें 210 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर 105 है, सॉरी इसी तरह ये 70 है, ठीक है, 70 को डबल कर दें तो 140 बन जाएगा। आपने क्या करना है, एक तो 105 को याद रखना है, दूसरा 70 को याद रखना है। 105 को डबल किया 210 बन गया, 70 को डबल किया 140 बन गया। इसी तरह 105 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 52.5 आ जाएगा, और 70 को हाफ कर देंगे तो 35 आ जाएगा। इसी तरह इनको भी हाफ कर दो, 140 को 210 को हाफ किया 105 आ गया, 140 को हाफ किया 70 आ गया। ये वैल्यूज़ मैंने ऐसे याद किए हैं, ठीक है। ये समझ आया किसी को? अगर समझ आया तो मुझे बता दें, कोई एक बता दे काइंडली। सर समझ नहीं आया ये वाला। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें जो है ना, इस चार्ट में आपने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को याद करने का ट्रिक ये है कि ये 105 है, ठीक है, एक इस वैल्यू को याद रखना है, एक 70 को याद रखना है, ठीक। समझ आया यहाँ तक? जी जी सर। अब 105 को मैं डबल कर दूं तो कितने बन जाते हैं, 210, जी और 70 को डबल कर दूं तो कितने बन जाते हैं, 140, 140। ठीक, ठीक है। जी अब 105 को अगर मैं हाफ कर दूं तो कितना बनेगा, 52.5 5। कर दूं तो कितना बन जाएगा, 105। इसी तरह अगर मैं 70 को हाफ कर दूं तो 35 बन जाएगा, और 140 को हाफ कर दूं तो 70 बन जाएगा। 70 बन जाएगा। यानी अगर मुझे ये दो वैल्यूज का पता हो तो मैं बाकी इन पूरे, अब समझ आया? जी जी सर आ गया। चलें ठीक है, अब चलते हैं मिक्सिंग की तरफ। अब देखें, फ़र्ज़ कर लें आप कंक्रीट बना रहे थे, ठीक है। आपने पहले तो कंक्रीट में क्या किया, मतलब आपने चीज़ें ली, मेयर की, आपने एक साइड पे रख दी। उसके बाद आप क्या करेंगे, ज़ाहिर सी बात है उससे आप मिक्स करेंगे ना। अगर एक मिस्त्री है वो अगर एक चीज़ को लेता है, सीमेंट को, फाइन या कोर्स को उनको ले लेता है और किसी जगह पे जो रख देता है, तो उसके बाद अगला काम उसका क्या होता है, वो उनको मिक्स करता है, ठीक है। मिक्स किस तरह करेगा, द थोरो मिक्सिंग ऑफ मटेरियल इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूनिफॉर्म कंक्रीट। थोरोली हम क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं ताकि हमें एक यूनिफॉर्म कंक्रीट मिल सके। द कंक्रीट मिक्सिंग इज नॉर्मली डन बाय मैकेनिकल मीन्स कॉल्ड मिक्सर। या तो आप उसे मैकेनिकल मिक्सर में करते हैं, या जो लेबर्स होते हैं काम करते हैं उनके पास जो टूल होता है, ठीक है, उसके ज़रिए वो हाथ के ज़रिए करते हैं, ठीक है, छोटे प्रोजेक्ट के लिए। द मशीन मिक्सिंग इज़ मोर एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल एज़ कम्पेयर टू हैंड मिक्सिंग। ये एफिशिएंट होता है और हाथ के जो मिक्सिंग है उससे अच्छा होता है। द मिक्सर्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। फिर उसने मिक्सर्स के बारे में बताया कि हमारे पास 3 तरह के मिक्सर्स होते हैं, टिल्टिंग, नॉन टिल्टिंग एंड रिवर्सिंग मिक्सर। अब ये मैं पहले दिखा दूँ कि ये होते कौन से हैं। ये देखें, हमारे यूनिवर्सिटी अगर यूटी खुजदार में जो पढ़े हैं, ठीक है, उन्होंने देखा होगा इस तरह का पढ़ा होता था। ये टिल्ट करता है, यानी कि ये ऊपर से नीचे तक हो सकता है इस तरह, ठीक है, ये टिल्ट कर सकते हैं, इसे टिल्टिंग ड्रम मिक्सर कहते हैं। ये नॉन टिल्टिंग है। अब ये देखिए, ये इसी तरह फिक्स है, ये रोटेट तो करता है, ठीक है, इस तरह मतलब सर्कुलर मोशन करता है, लेकिन ये मिक्सिंग कर लिया, लेकिन ये नीचे नहीं हो सकता, तो इसे नॉन टिल्टिंग ड्रम मिक्सर कहते हैं। और ये जो है रिवर्सिंग है, यानी इसमें पीछे रिवर्स पे काम भी चल रहा है और साथ में ये क्या कर रहा है, मिक्सिंग भी कर रहा है, ठीक है। तो इनकी इन्होंने कैपेसिटी यहाँ पे कुछ लिखे हैं कि जो टिल्टिंग है
वो 85 से 200 इनका लिमिट है, ठीक है, लीटर्स। और ये जो है नॉन टिल्टिंग फिर 200 से शुरू है, 800 तक जाता है। और रिवर्सिंग जो है फिर इसी 200 से लेके 400 तक का होता है। यानी जो नॉन टिल्टिंग होते हैं वो सबसे ज़्यादा उनकी कैपेसिटी होती है, ठीक है। For concrete mixers are generally designed to run at a speed of 15 to 20 revolutions per minute। अब ये जो है ना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भाई ये रोटेट करते हैं 15 से 20 रेवोल्यूशन एक सेकंड एक मिनट के लिए। फॉर प्रॉपर मिक्सिंग अबाउट 25 to 30 रेवोल्यूशन आर रिक्वायर्ड इन वेल डिजाइन मिक्सर्स। तो 25 से 30 जो है वेल डिज़ाइन मिक्सिंग के लिए हमें दरकार होते हैं, लेकिन एक मिनट में वो कितना रेवोल्यूशन करता है, 15 से 20। यानी मुझे 1.5 मिनट तक मिक्सर को चलाना पड़ेगा, तब जाके मुझे अच्छा एक मिक्स मिलेगा, ठीक है। फिर कोई बात करना चाहता है कुछ? चलें आगे जाते हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा, फ़र्ज़ कर लें आपने कंक्रीट तैयार किया है, पहले आपने मेजरमेंट्स लिए फिर तैयार किया, उसके बाद आप उसे क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट करके कहाँ पे लेके जाएंगे, जहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, मुख्तलिफ जो है इंस्ट्रूमेंट्स या डिवाइसेस यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास द कंक्रीट कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय वैरायटी ऑफ मेथड ऑफ इक्विपमेंट्स, मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं। जो छोटे काम होते हैं ना उनके लिए क्या करते हैं, द कंक्रीट इज़ ट्रांसपोर्टेड इन आयरन पेन्स। यानी ये जो आम ज़बान में हम लोग तो तगारी बोलते हैं, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। व्हील व्हील बैरोज आर 2 व्हील कार्ट्स बाय मैनुअल लेबर, ठीक है। ये मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये दिख रहा होगा, ठीक है। इसे आयरन आयरन पैन इसे कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है 2 व्हील 1 व्हील बैरो है, ठीक है, जो भी है। और ये पंपिंग सिस्टम है, ठीक है। ये देखें एक पंप के जरिए कंक्रीट को क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद फॉर लार्ज एंड मैसिव वर्क्स द कंक्रीट इज ट्रांसपोर्टेड बाय बकेट्स आर बाय पंप्स व्हिच आर ऑपरेटेड मैकेनिकली, मशीन के जरिए इन्हें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द कंक्रीट इज ट्रांसपोर्टेड बाय पंप्स फॉर कंक्रीटिंग ऑफ टनल लाइनिंग। अगर आप एक टनल बना रहे हैं तब आप क्या करेंगे, पंप्स के जरिए, यानी ये जो मैंने दिखाया था पंप, एक उसी के जरिए कंक्रीट को फाइंड करते हैं, भेज देते हैं, सॉरी ट्रांसपोर्ट करते हैं। अच्छा, द कंक्रीट कैन बी लिफ्टेड बाय पंप्स थ्रू अ मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। जाहिर सी बात है अभी ऐसी कोई मशीन है नहीं इनके पास कि वो लोग क्या करें 50 से भी ज़्यादा जो है मीटर ऊपर जो है कंक्रीट को भेजें। तो उनके लिए फिर एक अलग एक सिस्टम होता है, उसे स्किप एंड होइस्ट मेथड कहते हैं। वो फिर जो है यूज़ करके उससे भी बड़े हाइट पे जो है कंक्रीट को पहुंचाते हैं, जो बड़े बड़े बिल्डिंग है जैसे अमेरिका, यूएसए या कराची में। तो उनके लिए फिर वो लोग उस मेथड को इस्तेमाल करते हैं, वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। अभी द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट बाय पम्प्स, द वाटर सीमेंट रेशियो शुड रिमेन बिटवीन 0.5 to 0.65। अब यानी कि 50 से 65% तक वाटर सीमेंट रेशियो होना चाहिए, किसके लिए, जब पंप में आप कंक्रीट भेज रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर जाहिर सी बात है एक पंप है, अगर उसके अंदर पानी ज़्यादा ना हो कंक्रीट के अंदर, तो वो क्या कर जाएगा, क्लॉग करके बंद कर देगा उससे, ठीक है। तो पंप को ही बंद कर देगा, ठीक है। तो सीमेंट के अंदर वर्केबलिटी होगी तभी वो मूव करेगा कंक्रीट, ठीक है। द स्लम शुड नॉट बी लेस दैन 50 mm एंड मोर देन 85 mm। जब पंप के ज़रिए आप कंक्रीट को ट्रांसफ़र करते हैं एक पॉइंट से दूसरी जगह, तो वो 50 से 80 mm जो है स्लम्प के दरमियान होना चाहिए। द नंबर ऑफ बैंड्स इन अ पाइपलाइन शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, ताकि फ्लो जो है कंटिन्यूस हो। फॉर लार्ज कंक्रीट वर्क्स, पर्टिकुलरली फॉर कंक्रीट टू बी प्लेस्ड एट ग्राउंड लेवल, ट्रक्स एंड डंपर्स और ऑर्डिनरी ओपन स्टील बॉडी टिपिंग लॉरीज कैन बी यूज, ठीक है। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ग्राउंड लेवल्स पे या कहीं पे भी जब काम हो रहा होता है, तब हम क्या करते हैं, ट्रक या डंपर या इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको यूज़ करके, वो इक्विपमेंट्स हैं उनको यूज़ करके एक जगह से दूसरी जगह कंक्रीट को लेके जाते हैं। द स्किप एंड होइस्ट इज़ वन ऑफ द वाइडली अडॉप्टेड मेथड फॉर ट्रांसपोर्टिंग कंक्रीट वर्टिकली अप फॉर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इंस्ट्रक्शन। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं ज़मीन पे कंक्रीट बना रहा हूँ और मुझे 50 मंजिल ऊपर कंक्रीट लेके जाना है, तो मैं कैसे लेके जाऊँगा, उसके लिए स्किप एंड होइस्ट मेथड होता है। उसके ज़रिए ये लोग क्या करते हैं, कंक्रीट को ऊपर भेजते हैं। ये इसकी तस्वीर मैंने डाली थी, शायद नहीं डाल पाया, चले। वो एक किस्म का आप लोगों ने देखा होगा, जो मशीन होता है, एक बकेट होता है उसके साथ फिक्स होता है, और वो फिर जो है ना ऊपर जा रहा होता है, उसके ऊपर मोटर लगा होता है, वो ज़मीन से जो है कंक्रीट को ऊपर लेके जाता है, ठीक है। उसे स्किप एंड होइस्ट मेथड कहते हैं। फिर आता है, अब कंक्रीट जब आपने ट्रांसपोर्ट किया, तो जाहिर सी बात है अगला मरहला क्या होगा, प्लेसिंग का। यानी आप कंक्रीट को प्लेस करेंगे, यानी चाहे अगर आप बीम बना रहे हैं या अगर आप एक फ़र्श बना रहे हैं या एक छत बना रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, कंक्रीट को प्लेस करेंगे।
तो प्लेसिंग किस तरह करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द कंक्रीट मस्ट बी प्लेस्ड इन अ पोजिशन इन अ प्रॉपर मैनर, अच्छे मैनर में उसे जो है प्लेस कर सकें, और विद इन द इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम, ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम में हम क्या करते हैं और कंक्रीट को प्लेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जो है ना कंक्रीट तैयार किया अपनी मर्ज़ी से, आप उसे अपनी मर्ज़ी से लेके जाएं और प्लेस करें तब तक वो खुश्क हो चुका हो, ठीक है, ऐसा भी नहीं है, विद इन टाइम आप क्या करते हैं उसे लेके जाते हैं। फिर आता है द कंक्रीट शुड नॉट बी थ्रोन फ्रॉम अ हाइट ऑफ मोर देन 1 मीटर टू प्रिवेंट सेग्रीगेशन। देखिए याद रखें, कंक्रीट को हम लोग एक स्पेसिफिक हाइट होती है उसी से ही उसे जो है ऊपर से फेंकते हैं। अगर ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ऊपर से जो है आप कंक्रीट को फेंक दें और वो फिर नीचे आने तक क्या हो जाएगा, सीमेंट और जो फाइन और कोर्स सेग्रीगेट एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, इसे सेग्रीगेशन कहते हैं, ठीक है। तो बुक में तो 1 मीटर है, लेकिन इंडिया विक्स में मेरे ख्याल से 1.5 मीटर है। तो यानी कि 1 मीटर में कितने फुट होते हैं, 3 फुट होते हैं। कहीं पे 3 फुट का भी जो है पेपर में जो है सवाल आ सकता है या पूछा गया भी है मेरे ख्याल से, कि 1 मीटर या 3 फीट या 1.5 मीटर, ये तीनों वैल्यूज़ हैं, ठीक है। फिर आपने देखना है पेपर में कौन सा है, उसी के अकॉर्डिंग आपने टिक करना है। द प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट शुड बी डिसकंटिन्यूड ड्यूरिंग रेनी पीरियड। जाहिर सी बात है, बारिश होगी तब आप कंक्रीट को बिछा तो नहीं सकते, प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर ख़राब हो जाएगा। द प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट शुड स्टार्ट विद विड्थ वाइज इन रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्लिप्स फ्रॉम वन एंड। अब विड्थ वाइज का क्या मतलब है, ये मैं अगर कोशिश करके हल्का फुल्का सा अगर समझा सकूँ। अब अगर मेरे पास ये जो है कंक्रीट है, सॉरी ये फॉर्म वर्क है, ठीक है, ये लकड़ियाँ हैं जो साइड में देते हैं, यहाँ पे फ़र्ज़ कर ले मैंने रॉड्स बिछा दिए इस तरह, ठीक है। अब कंक्रीट क्या करूँगा मैं, इस तरह प्लेस करूँगा, ठीक है, इस तरह पहले यहाँ पे प्लेस किया, इसे सेट किया, फिर इस तरह सेट किया, ठीक है। वर्थ वाइज मैं क्या कर रहा हूँ, कंक्रीट को प्लेस करता जा रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैं कंक्रीट को क्या करूँ, पहले इस पोर्शन में इस तरह डाल दूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर इस पोर्शन में डाल दूँ, तो इस तरह यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी और उनके अंदर क्या आ जाएंगे, क्रेक्स आ जाएंगे, ठीक है। द कंक्रीट शुड बी लेड कंटिन्यूसली इन ऑर्डर टू, कहाँ चला गया, एक सेकेंड, अच्छा, द कंक्रीट शुड बी लेड कंटिन्यूसली इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ इरेगुलर एंड अनसाइडली लाइंस, यानी कंक्रीट को आप कंटिन्यूसली प्लेस करें, ठीक है। फिर आता है कॉम्पैक्शन। जब आपने कंक्रीट एक जगह पे रख दिया, डाल दिया, प्लेस कर दिया, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, उसकी कॉम्पैक्शन करते हैं, ठीक है। कॉम्पैक्शन का मतलब क्या है, कॉम्पैक्शन का मतलब ये है कि आप उसमें से पोर्स को, वर्ड्स को ख़त्म करते हो, ठीक है। वो किस तरह करते हैं, द प्रोसेस ऑफ अ कंसोलिडेटिंग कंक्रीट मिक्स आफ्टर प्लेसिंग इट इन अ पोजीशन, द मैन ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट इज टू एलिमिनेट एयर बबल्स। एयर बबल्स को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉम्पैक्शन करते हैं कंक्रीट की, ताकि जो वर्ड्स हैं जो रह गए हैं उनके अंदर भी सीमेंट चला जाए, ठीक है, ताकि हमें डेंसिटी कंक्रीट की ज़्यादा से ज़्यादा मिले। द प्रॉपर कंपैक्शन इंश्योर्स इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द कंक्रीट एंड द सर्फेस ऑफ रीइंफोर्समेंट। इससे क्या होगा, जो कंक्रीट है और रीइंफोर्समेंट है उनके दरमियान एक अच्छी बॉन्डिंग बनेगी, ठीक है। द कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट में बी कैरीड आउट आइदर मैनुअली और मैकेनिकली। जब कॉम्पैक्शन करते हैं हम हाथ से या कर रहे होते हैं, ठीक है, कि आप हाथ से जो है आपके पास एक ट्रॉवल होता है, उसके ज़रिए आप क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हर नीचे नीचे तक जगह तक जो है वो कंक्रीट जा चुका हो, या मैकेनिकली किसी वाइब्रेटर के ज़रिए करते हैं, ठीक है। The concrete is compacted manually by using hand tools such as rammers, templates, or tamping rods or spreading rod. यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने देखा होगा, जब हम स्लम टेस्ट करते थे तो एक रॉड होता था, उस रॉड के ज़रिए हम क्या करते थे, कंक्रीट को 25 ब्लोज देते थे, ठीक है। तो वो क्या कर रहे थे, असल में हम लोग कंपेक्शन कर रहे होते, उनमें से वर्ड्स को ख़त्म कर रहे होते थे, ठीक है। द कंक्रीट इज़ कॉम्पैक्टेड मैकेनिकली बाई जेट ऑफ कंप्रेस्ड एयर, या फिर आप क्या करते हैं कि एक जो कंप्रेस एयर जो है उसके ज़रिए आप फ्लोज देते हैं, ठीक है, कंक्रीट के ऊपर, तब प्रेशर लगता है और एयर वर्ड्स ख़त्म हो जाते हैं। आर बाई वाइब्रेटर्स, या वाइब्रेटर्स को इस्तेमाल करते हैं। द वेरियस टाइप ऑफ वाइब्रेटर्स यूज्ड आर एज फॉलो। हमारे पास कंपेक्शन के लिए 4 तरह के जो है हमारे पास वाइब्रेटर यूज़ होते हैं, जिसमें एक आता है इंटरनल और इमर्जन और नीडल वाइब्रेटर भी इसे कहते हैं। ये कौन सा होता है, ये मैं पिक्चर दिखा देता हूँ। ये बंदा अगर आप देख रहे हो, इस बंदे को देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे उसने स्लेब में जो है छत पे कंक्रीट डाला है। अब वर्ड्स को ख़त्म करने के लिए इसने क्या किया, इसने जो है एक हाथ में ये जो पकड़ा है वाइब्रेटर, इसे कहते हैं, ठीक है, नीडल वाइब्रेटर या इमर्शन वाइब्रेटर कहते हैं इसे। ये जब यहाँ पे इसे चालू कर देता है तो ये बिल्कुल प्लेस इसमें जो है यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, इसमें से वर्ड्स ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा है सरफेस और स्क्रीड वाइब्रेटर। ये कौन सा है, अगर आप लोगों को ये दिख रहा हो, ये 2 बंदे जो काम कर रहे हैं,
ये स्क्रीड एक इसमें जो अटैच होता है, ये जैसे ही प्लेस करता है उसमें से नीचे से बबल्स ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। ये आपके पास टेबल वाइब्रेटर है, हमारी यूनिवर्सिटी में भी था लैब में। कंक्रीट को मिक्स करने के बाद यहाँ पे प्लेस करते थे और उसके बाद जब वाइब्रेटर ऑन करते थे तो वाइब्रेटर से क्या हो जाता था, जो कंक्रीट के बबल्स से वो ख़त्म हो जाते थे और बिल्कुल यूनिफॉर्म कंक्रीट हमें मिलता था। या ये जो आप लोगों को दिख रहे हैं इसे ये एक्सटर्नल वाइब्रेटर है। फ़र्ज़ कर लिया आपने एक कॉलम बना लिया, उसके अंदर सीमेंट डाल दिया, आप उसके फट्टे जो हैं बाहर फॉर्म वर्क जो है वहाँ पे आप क्या करते हैं, इस तरह के छोटे छोटे जो है ना वाइब्रेटर्स होते हैं, मशीन होते हैं, उनको जब आप चलाते हैं तो ये वाइब्रेशन प्रोवाइड करते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो सीमेंट जो है वो ऊपर से नीचे तक बिल्कुल हर एक जगह पे प्रॉपरली पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसे एक्सटर्नल वाइब्रेटर कहते हैं। तो यहाँ पे ये जितने भी ये सारे मैंने एक्सप्लेन किए। इन केस ऑफ लार्ज सेक्शंस ऑफ मास कंक्रीट, यानी बड़े पैमाने पे अगर एक कंक्रीट बना रहे हैं जहाँ पे, तब आप कंक्रीट इसको कॉम्पैक्ट करेंगे इंटरनल वाइब्रेटर के जरिए, ठीक है। द एक्सटर्नल और स्क्रीड वाइब्रेटर इज यूज फॉर कॉम्पैक्टिंग प्लेन कंक्रीट और वन वे रीइंफोर्स्ड कंक्रीट फ्लोर्स, ठीक है। When vibrator are used for compaction, the consistency of concrete depend upon the type of mix, placing condition and efficiency of vibrator। जाहिर सी बात है, देखें ये जो वाइब्रेटर है ना, ये हम लोग तब यूज़ करते हैं जब कंक्रीट की जो वर्केबिलिटी होती है वो कम होती है, यानी वो हार्श होता है, तभी हम यूज़ करते हैं। अगर उसमें फ्लो है प्रॉपर तब तो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। द स्लम शुड नॉट एक्सीड 50 mm। अब 50 mm से बड़ा होगा वो तो फिर पहले से ही वर्केबल होगा, तब तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए कह रहे हैं कि 50 mm से कम होना चाहिए। When compacting concrete with vibrators, it may be noted that when the slump of the concrete mix is less than 50 mm, the segregation will not take place while compacting it with vibrators। कह रहे हैं कि अगर आप उसे वाइब्रेटर के ज़रिए कॉम्पैक्ट करते हैं जिसका 50 mm से कम होता है स्लम, तब उसमें जो है कोई सेग्रीगेशन प्लेस नहीं करेगा। हाँ, तब करेगा अगर आप उसे जब कॉम्पैक्ट नहीं करते वाइब्रेटर के ज़रिए, ठीक है। द वाइब्रेटर शुड आल्सो नॉट टच द फॉर्म सरफेस, यानी कि इससे जो है नीचे सरफेस को टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे पास क्या हो सकता है, जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब जब कॉम्पैक्ट किया आप क्या करेंगे, इसके बाद कंक्रीट को जाहिर सी बात है एक फिनिशिंग देंगे। फिनिशिंग का मतलब क्या है, द फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट सरफेस इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस फ्रॉम द इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। द रिजल्ट ऑफ फिनिशिंग आर गुड इफ स्लम्प इज अबाउट 50 mm, ठीक है। ये पेपर में आ सकता है कि भाई कब हमारे पास फिनिशिंग अच्छी होगी, जब स्लम्प वैल्यू कितना होगा, 50 होगा। इसमें हमारे पास तीन चीज़ें हैं, एक होता है स्क्रीडिंग। अब फ़र्ज़ कर लें आप, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इस बंदे को, देखें एक मिनट, मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ आप लोगों को दिखाने की। ये बंदा जो है ना, ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जब मिस्त्री जब फर्श बनाता है तो उसके बाद इस चीज़ को जो है ऊपर लगा देता है, इसको कहते हैं स्क्रीडिंग। इस अमल को क्या कहते हैं, स्क्रीडिंग। ये क्या करता है, सरफेस में से जितने बबल्स हैं उनको रिमूव कर देता है, मतलब थोड़ी सी एक स्मूथनेस तो नहीं कह सकते, मतलब इसे लेवल कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे इट इज़ द लेवलिंग ऑपरेशन दैट रिमूव्स हम्प्स एंड होलोज एंड गिव ट्रू एंड यूनिफॉर्म कंक्रीट सरफेस। जाहिर सी बात है, जैसे मैंने बताया कि ये क्या करता है, लेवल प्रोवाइड करता है ताकि उसमें से जो हवा की हम्प्स हैं या होलोज हैं वो निकल जाएँ, ठीक है। फिर हमारे पास आता है फ्लोटिंग का। फ्लोटिंग क्या होता है, अब फ़र्ज़ कर लें आप स्क्रीडिंग कर रहे हैं, बीच में एक पत्थर आ गया, ठीक है, बड़ा, जो मतलब बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो रहा, तब आप क्या करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को, अगर आप लोगों ने देखा हो, मिस्त्री क्या करता है, इसको यूज़ करके उसे निकाल देता है। तो यानी इस अमल को क्या कहते हैं, फ्लोटिंग कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद आखिर में हमारे पास आता है ट्रोवलिंग। इट इज़ फाइनल ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग द कंक्रीट सरफेस। इट इज़ परफॉर्म्ड वेयर स्मूथ एंड डेंस सरफेस इज रिक्वायर्ड। अभी ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है, इसे वो तब यूज़ करता है जब बिल्कुल एक परफेक्ट जो स्मूथ एक सरफेस हमें चाहिए होता है ना, तब हम लोग क्या करते हैं, ट्रोवलिंग ऑपरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर आता है क्यूरिंग। अब फ़र्ज़ कर लें आपने कंक्रीट बिछा दिया, प्लेस कर दिया, हर चीज़ कर दिया, उसके बाद आप उसे छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद जब वो हार्ड हो जाता है, उसके बाद आप क्या करते हैं, उसकी क्यूरिंग करते हैं, पानी में डालते हैं या पानी उसके ऊपर छिड़काव करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग द कंक्रीट मिक्सेस बाय कीपिंग इट्स सरफेस मॉइस्ट फॉर अ सर्टेन पीरियड इन ऑर्डर टू इनेबल द कंक्रीट टू गेन मोर स्ट्रेंथ, ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, ठीक है। अच्छा, द ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरिंग इज़ टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बाय एवापोरेशन, ताकि उसमें से जो है पानी ना निकल जाए। अच्छा, क्यूरिंग क्यों करते हैं पता है, क्यूरिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से हमारे पास उस वक्त जो शुरू के दिन होते हैं, क्योंकि शुरू के दिनों में C3A एक्टिव होता है, तो उस दिनों में जो है हमारे पास जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। और हीट ऑफ हाइड्रेशन जब ज़्यादा होगी तो हमारे पास क्रैक बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और क्रैक से बचने के लिए हम क्या करते हैं, क्यूरिंग करते हैं ताकि उसमें क्रैक्स ना आ सके, ठीक है।
द कंक्रीट गेन्स स्ट्रेंथ अप टू 100% आफ्टर क्यूरिंग ऑफ 28 डेज। 28 दिनों में 100% तकरीबन गेन कर लेता है, तकरीबन, ठीक है, पूरी तरह से नहीं, पूरी तरह से 2 साल ले लेता है। द प्रॉपर क्यूरिंग ऑफ सीमेंट कंक्रीट इज गुड फॉर इट्स वॉल्यूम, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड वियर रेजिस्टेंस। तो ये तो सबको समझ आ गया होगा। फिर आता है, फ़र्ज़ कर लें आपने कॉलम था उसे क्योर भी किया, सब कुछ कर लिया, फिर आप क्या करते हैं, उसकी स्ट्रिपिंग ऑफ फॉर्म्स, यानी आपने उसके साइड पे अगर कोई फटे शटे लगाए हैं तो आप उन्हें रिमूव करते हैं। इस अमल को स्ट्रिपिंग ऑफ फॉर्म्स कहते हैं। द रिमूवल ऑफ फॉर्म्स आफ्टर द कंक्रीट हैज सेट इज टर्म्ड एज स्ट्रिपिंग ऑफ फॉर्म। द पीरियड अप टू विच द फॉर्म्स मस्ट बी लेफ्ट इन प्लेस बिफोर एंड, ऐसे समझ जाएं, ठीक है। द अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेज द वर्टिकल साइड्स ऑफ कॉलम्स में बी स्ट्रिप्ड आफ्टर 1 to 2 days, यानी कि जो कॉलम बनाते हैं उसके जो साइड में आप लोग लगा रहे होते हैं फॉर्म्स, उन्हें 1 या 2 दिन में निकाल देते हैं, और बीम के लिए आप क्या करते हैं, उसके 2 दिन के बाद निकालते हैं, ये याद रखें। अच्छा, इसमें 2 दिन भी आ सकता है या 48 घंटे भी आ सकता है। यहाँ पे 24 घंटे आ सकता है या 12 घंटे आ सकता है, घंटों में भी पूछा जा सकता है, ठीक। तो ये देखें, ये दिखाने की कोशिश की है मैंने, पिक्चर थोड़ी साफ़ नहीं है लेकिन जो मिली मैंने डाल दी यहाँ पे। इनको फॉर्म्स कहते हैं, फॉर्म वर्क भी कहते हैं, ठीक है, स्ट्रिपिंग ऑफ फॉर्म्स। इनको निकाल दें या लगा दें। तो थैंक यू, आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी ख़त्म हो गया आज। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले, नहीं तो फिर ख़त्म कर देंगे सेशन। कोई कुछ पूछना चाहता है तो मुझे बता दें।